3 1 और ड्यूट्रॉन आपस में रिएक्शन करते हैं तो हीलियम बनाते हैं। 4 2 और साथ में न्यूट्रॉन निकलता है 1 0 और यहाँ पे जो एनर्जी होता है वो 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये स्टर्न हमारे पास फाइनली इस तरीके से होता है कि मतलब ये तकरीबन 17.6 की मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हमें मिल रहा है। ये स्टर्न फ्यूजन है, जो सन से लिए हुए फ्यूजन रिएक्शन है वो आपके सामने, ये एक फ्यूजन आपको दिख रहा है जो इस तरीके से हमारे पास दिख रहा है। अब मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इन तमाम इक्वेशन में मास और चार्ज को बैलेंस दिखा रहा था कि देख लें 3 + 2 5 होगा, 4 + 1 5 होगा, 2 + 0 2 + 0 2 होगा, 1 + 1 2 होगा, बराबर है। सिर्फ मैं इक्वेशन को बैलेंस दिखा रहा था। अब हम इसके हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। एक सवाल फ्यूजन से इसका सवाल ये बन सकता है, इसकी डेफिनेशन। दूसरा सवाल सबसे पहले ये बनेगा, इस पहले इक्वेशन से बात करते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ ज्वाइंट कैसे होगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहां से बनेगा कि एक प्रोटॉन है दूसरा प्रोटॉन है, दोनों पॉजिटिव होता है प्रोटॉन, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाते हुए दूर हट रहा होगा। करीब तो नहीं आएगा भाई। पहला इक्वेशन जो आपको दिख रहा है वो पॉसिबल ही नहीं दिख रहा है कि दो प्रोटॉन को मैं करीब लेकर आऊं वो वापस भाग रहा होगा, फिर मैं करीब पकड़ के लेकर आऊंगा फिर वापस जा रहा होगा। भाई प्रोटॉन प्रोटॉन के करीब कैसे आएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाते हुए दूर जा रहा होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पे मैं स्टूडेंट आपको बताना ही चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये जो रिपल्सिव फोर्स होगी वो कौन सी फोर्स होगी चार्ज के दरमियान, प्रोटॉन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको क्लियर करना चाहूंगा। जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो ग्रेटर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है, 100 टाइम्स ज्यादा होता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये प्रोटॉन प्रोटॉन को आप करीब लेकर आओगे वो दूर तो जा रहा होगा, लेकिन अगर इन दोनों को न्यूक्लियस के साइज में लिया, अब आप कहेंगे सर न्यूक्लियस का साइज क्या है, देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं, इंशाल्लाह बातें क्लियर होंगी। सही है, तो लेकिन न्यूक्लियस का साइज क्या है इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ आपके सामने। देखिएगा, अगर मैं इन दोनों प्रोटॉन को न्यूक्लियस के साइज में, मतलब मैं पहले इक्वेशन को समझा रहा हूं कि न्यूक्लियस के साइज में ले आऊं, न्यूक्लियस साइज, तो आप कहेंगे सर ये न्यूक्लियस साइज क्या है, मतलब ये दोनों अपने डायामीटर के साइज में आ जाए। न्यूक्लियस साइज को दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं डायामीटर के साइज पर, डायामीटर साइज, मतलब ये दोनों प्रोटॉन इस तरीके से जुड़ जाए। कैसे जुड़ेंगे स्टूडेंट, जब वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पे होंगे, मतलब जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो 10⁻⁻15 इस टाइप की वैल्यूज होती हैं। मतलब साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है, सही है, मैं ये कहना चाह रहा हूं साइज ऑफ जो न्यूक्लियस होता है वेरी शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं, 10⁻⁻15। जब ये दोनों प्रोटॉन न्यूक्लियस के साइज में होंगे, जब ये दोनों प्रोटॉन न्यूक्लियस के साइज में होंगे, मतलब वेरी शॉर्ट डिस्टेंस में होंगे, तो इस कंडीशन में यहां पर आपके पास क्या होगा, इस कंडीशन में यहां पर क्या होगा कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एक्टिव होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी बात हुई, इसको भी मैं क्लियर करता हूं, टेंशन नहीं लें, इंशाल्लाह बातें क्लियर होंगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं जब प्रोटॉन प्रोटॉन से वेरी शॉर्ट डिस्टेंस में अगर आ गया, आया कैसे ये तो भी मैं फर्दर बताऊंगा। मैं यही कहना चाह रहा हूं, फर्ज कर लें कि ये बिल्कुल अपने एक दूसरे के डायमीटर साइज में आ गए, मतलब ये दोनों बिल्कुल ज्वाइंट हो गए, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस में आ गए। जैसे आप सब जानते हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर भाई प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं स्टूडेंट। किसी भी न्यूक्लियस को उठा लें, कार्बन उठा लें, सही, हीलियम उठा लें, या फिर स्टूडेंट आप कोई भी न्यूक्लियस उठा लें,
उन न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्वाइंट होकर जो रहते हैं ना बेटा एक साथ, प्लस प्लस के साथ रहते हैं ना, तो कैसे कहता है स्टूडेंट, जब वो न्यूक्लियस के साइज पे होते हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैंसिल हो जाता है। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो 1 सेंटीमीटर पे एप्लीकेबल होते हैं, 2 सेंटीमीटर पे एप्लीकेबल होते हैं, 3 सेंटीमीटर पे एप्लीकेबल होते हैं, 5 सेंटीमीटर पे एप्लीकेबल होते हैं, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। बेसिकली फोर्स में एक लॉन्ग फोर्स होता है, एक शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, एक लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, एक शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स में आते हैं, मतलब इतने छोटे स्ट्रेन कंडीशन में चले जाएं तो उस कंडीशन में न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होता है मुकाबले में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्शन नहीं होगा, वहां पे न्यूक्लियर फोर्स का एक्शन होगा। ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे ये इस कंडीशन में अगर आ जाएं, फर्स्ट कर लें ये अपने बिल्कुल डायमीटर के साइज पे आ जाएं तो ये ज्वाइंट हो जाएंगे, डायमीटर के साइज पे आ जाएं तो ये ज्वाइंट हो जाएंगे। तो होता ये है कि इसको इतने न्यूक्लियस के साइज में, डायमीटर के साइज में लाने के लिए हमें एनर्जी देनी होती है। कितनी एनर्जी देनी होगी स्टूडेंट? तो उस एनर्जी के हवाले से मैं आपको बताना ही चाहूंगा कि हम कितनी एनर्जी दें न्यूक्लियस के साइज में लाने के लिए। तो हमारे पास इसके लिए एक पॉइंट बनता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 kT। आप सबने चैप्टर नंबर 11 में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी 3/2 कांस्टेंट नंबर, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। अगर मैं इस एनर्जी की जगह पर एनर्जी की वैल्यू ये रख लें, सही है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 10 की पावर -23 होता है। पूरे को सॉल्व करते हैं तो ये टेम्परेचर 10 टू दी पावर 9 केल्विन होता है। कितना होता है 10 टू दी पावर? ये वो टेम्परेचर होता है जो टेम्परेचर ऑफ सन होते हैं। टेम्परेचर ऑफ सन मतलब सूरज के पास जितना स्ट्रेंथ टेम्परेचर होता है, अगर मैं इतना टेम्परेचर दूं तो ये आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फ्यूजन स्टार्ट करने के लिए, फ्यूजन स्टार्ट करने के लिए मुझको कितनी एनर्जी देनी होगी, कितनी टेम्परेचर देनी होगी? 10 टू दी पावर 9 केल्विन। 10 की पावर अगर मैं 9 केल्विन इसको टेम्परेचर दे दूं तो ये पहला रिएक्शन होगा, फिर उसी एनर्जी से दूसरा ज्वाइंट होगा, फिर उसी एनर्जी को लेकर तीसरा ज्वाइंट होगा, इसके बाद फिर चौथा ज्वाइंट होगा। तो यही वजह है कि हम कहते हैं फ्यूजन जो है वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। फ्यूजन कहाँ पे होते हैं? सन में। मैंने आपको कहा ना ये सन से लिए हुए इक्वेशंस हैं। ये जितनी इक्वेशंस है हमने कहाँ से लिया स्टूडेंट? सन से लिए हुए इक्वेशंस हैं। ये रियल लाइफ में आपके पास क्या है? पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि आप इतना टेम्परेचर नहीं ला सकते 10 टू दी पावर 9 केल्विन सन के बराबर का। और अगर किसी कंटेनर में रखकर हाइड्रोजन को इतना टेम्परेचर देंगे तो ये टेम्परेचर आने से पहले वो कंटेनर क्या होगा? वेपराइज हो जाएगा। सही है, वो कंटेनर क्या होगा? वेपराइज हो जाएगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि फ्यूजन जो है वो हमारे रियल लाइफ के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो ये चंद पॉइंट स्टूडेंट जो कि हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज का। एक सवाल आपसे डेफिनेशन से बना सकते हैं, दूसरा आपके पास स्टूडेंट कि पहला रिएक्शन जो आपको दिख रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन से ज्वाइंट नहीं हो रहा होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से दूर जा रहे होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर फोर्स ग्रेटर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो हम इसको इतनी एनर्जी दें, अगर मैं इसको 10 टू दी पावर 9 की एनर्जी दें तो ये अपने न्यूक्लियस के साइज पे आ जाएगा, डायमीटर के साइज पे आ जाएगा। जब ये अपने डायमीटर के साइज पे आएगा तो उस कंडीशन में ये ज्वाइंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैंसिल होंगे, न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव होगा। ये आपके पास न्यूक्लियस का साइज है, ये न्यूक्लियस का साइज 10 टू दी पावर 15 होता है। अभी मैं साइज ऑफ न्यूक्लियस भी एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसके अंदर ये बात और वाज़ेह तौर पर क्लियर हो जाएगा। अब बेटा पूछ लें जो सवाल पूछना चाहते हैं। एक पॉइंट और भी इसमें से एमसीक्यूज के बताऊंगा, बोलें। टेम्परेचर ऑफ सन बेटा, टेम्परेचर ऑफ सन बेटा, सन के पास जो टेम्परेचर है, सन के पास जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ सन, SUN, टेम्परेचर ऑफ सन, टेम्परेचर ऑफ सन। ओके बच्चों, तमाम बातें क्लियर हो गई।
जी बेटा बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। बोले। सर आपने जो मतलब रब किया था, आपने वो क्या लिखा हुआ था? वो मेरी क्लास थोड़ी सी मिस हो गई थी। वो मैंने न्यूक्लियर चेंजेस एंड कंजर्वेशन लॉ बताया था कि जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं उसमें मास बराबर होता है, चार्ज बराबर होते हैं, सही है, एनर्जी भी कंजर्व होता है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होते हैं और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये 5 चीजें कांस्टेंट होती हैं। और सर आपने ये इक्वेशंस में क्या बताया है, ये जो हीलियम वाली है और ये सारी? ये इक्वेशन नहीं याद करना, मैंने ये कहा कि देखें प्रोटॉन प्रोटॉन से ज्वाइंट होता हुआ नहीं दिख रहा है, जी सही है, तो रिपल्सिव फोर्स होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ग्रेटर होता है, जी सर। सही है। तो अगर मैं इसको न्यूक्लियर के साइज पे ले आऊं, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻15, सही है, इस तरीके से वैल्यूज होती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको इतनी छोटे रेंज में ले आऊं तो वहां पे न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैंसिल हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक लॉन्ग डिस्टेंस पे एप्लीकेबल होते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये वेरी शॉर्ट डिस्टेंस है। जी सर, लेकिन तो सर वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब कैंसिल हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और न्यूक्लियर जो है वो एक्टिव हो एक्टिव जाएगा। होगा। तो इस कंडीशन ठीक में है। इस तरीके से ये ज्वाइंट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई ये ज्वाइंट करने के लिए इसको कितनी एनर्जी, कैसे खुद तो ज्वाइंट नहीं होगा, तो हमें एक जी टेम्परेचर देना सर। होगा। वो टेम्परेचर 10⁹ केल्विन होगा, जो सन के बराबर का टेम्परेचर होगा, सही है, सन जी के सर। पास जो टेम्परेचर होगा इतना टेम्परेचर, इसलिए फ्यूजन रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। मैं एक पॉइंट आपको और बताना चाहूंगा, आप माइक अपने पास से अनम्यूट कर लीजिएगा बेटा, सही है। ओके सर। जी सर। देखें मैं स्टूडेंट आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि फीजन और फ्यूजन में, फीजन और फ्यूजन में किसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, कौन ज्यादा एनर्जी बनाता है? फीजन और फ्यूजन में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? बेटा मैसेज करें, फीजन और फ्यूजन में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? फ्यूजन की, वेरी गुड। देखिएगा अच्छा हमारा अगला टॉपिक साइज ऑफ न्यूक्लियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। आप टेंशन नहीं लें, साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात भी क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली आप में से ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं सर फ्यूजन की एनर्जी ज्यादा होती है, सही बात है बिल्कुल। तो देखो क्यों होती है, मैं आपको ये कैलकुलेटेड बता देता हूँ। जैसा कि हमारे पास फ्यूजन में यूरेनियम 235 92 टूटते हैं तो कितनी एनर्जी मिलती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। तो मास का 235 यूनिट टूटता है तो कितना मिलता है बेटा? 200। तो 1 यूनिट पे कितना होगा? अगर मैं 1 यूनिट पे निकालूं तो 200 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं? 235, तो आंसर आएगा 0.85, मतलब 1 से कम आ गया, लेस देन 1 आ गया, इसमें 1 से भी कम आ रहा है। अब देखिए जब फ्यूजन होता है तो हीलियम बनते हैं, ज्वाइंट होगा, कितनी एनर्जी मिलती है? 17.6। अगर मैं इसके लिए लिखूं तो हीलियम 42 बनेगा और कितनी एनर्जी मिलेगी हमें? बाइंडिंग एनर्जी 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो मास के 4 यूनिट पे कितनी एनर्जी है? 17.6 है, 1 यूनिट पे कितने होंगे? 1 यूनिट पे कितने होंगे? 17.6 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा? 4.4 आ रहा होगा। देखो 4.4 आ रहा होगा। तो इसलिए देखो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि फ्यूजन में मोर देन 4 एनर्जी मिलती है और फ्यूजन में लेस देन 1 मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कि फ्यूजन जो होता है वो ज्यादा एनर्जी बनाता है मुकाबले में ये बात याद रखिएगा फ्यूजन के, ये बात याद रखिएगा कि फ्यूजन में मोर देन 4 एनर्जी होता है, 4 से ज्यादा है ना 4.4, 4 से ज्यादा है ना 4.4, तो मोर देन 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। और फ्यूजन में, सही है, और फ्यूजन में लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 से कम होते हैं, 0.85 मतलब 1 से कम होते हैं। अब मैं आपको साइज ऑफ न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा बेटा, सही। अब हम साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे, अब हम साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे। फ्यूजन स्टार्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, सही है। उसके बाद फ्यूजन ज्वाइंट हो जाता है इस तरीके से न्यूक्लियस। अब हम साइज ऑफ न्यूक्लियस, हमारा एक टॉपिक है,
इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। साइज ऑफ न्यूक्लियस जो हमारा टॉपिक बेसिकली स्टूडेंट साइज ऑफ न्यूक्लियस जो हमारा टॉपिक है वो बुक के अंदर इतना वाज़ेह तौर पर नहीं है। जैसे रैदरफोर्ड ने साइज ऑफ न्यूक्लियस बताया था शुरू के पेजेस में, चैप्टर 19 में रैदरफोर्ड के हवाले से बातें हैं, तो मैं उससे कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा और कैलकुलेशन भी करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट साइज ऑफ न्यूक्लियस, बेसिकली स्टूडेंट साइज ऑफ न्यूक्लियस के लिए रैदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। साइज ऑफ न्यूक्लियस या फिर हम इसी को कह सकते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। साइज मतलब रेडियस। ये हमारा टॉपिक सही है, ये कंडीशन, ये हमारा टॉपिक है। ये रैदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, रैदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को, ये जैसा न्यूक्लियस है उसने अल्फा पार्टिकल को इसके आगे भेजा, यूं गया ये अल्फा पार्टिकल, और जिस जगह से अल्फा पार्टिकल टर्न हो जाता था, क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव है न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, वो वहां से निशान लगा लेते थे और सर्कल बनाते थे, कहते ये न्यूक्लियस है। सही है। न्यूक्लियस किस तरीके से उसने डिफाइन किया कि देखें उन्होंने अल्फा पार्टिकल को भेजा और अल्फा पार्टिकल एटम के स्टूडेंट जहां से मुड़ जाता था वहां पे सर्कल बनाते थे और कहते थे ये न्यूक्लियस, और इसके साइज को हम डिफाइन कर रहे होते हैं। तो रैदरफोर्ड ने स्टूडेंट जो साइज ऑफ फार्मूला बताया, सही है, और यहाँ पे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, मतलब साइज ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। आर नॉट स्ट्रेंथ, आर नॉट क्या है, रेडियस आर नॉट कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 1.2 10 की पावर -15 मीटर होता है। लेकिन आर नॉट 1 प्रोटॉन के लिहाज से न्यूक्लियस है, 1 प्रोटॉन के लिहाज से। आर नॉट कितने के न्यूक्लियस के लिहाज से, 1 प्रोटॉन के लिहाज से साइज है। भाई मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हर न्यूक्लियस एक साइज का तो नहीं होता है ना। हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन के मास कितने होते हैं, 1, ये A एटॉमिक मास है, यहाँ पे 1 रखो तो क्या आएगा, आर नॉट, मतलब यही आंसर होगा। लेकिन हीलियम के न्यूक्लियस में तो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन भी है, उसका साइज तो चेंज हो रहा है। सही है, तो एटॉमिक मास यहाँ पर रखेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। फिर आपने कहा सर कार्बन के लिए, तो कार्बन का एटॉमिक मास रखें, और ये वाली वैल्यू जो है वो सिंगल के लिहाज से, एक यूनिट पॉइंट के लिहाज से है। आप इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, एक से ही मल्टीपल करके जितने भी प्रोटॉन बढ़ते जाएं, जितने भी न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाए, सही, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सिंगल प्रोटॉन के लिहाज से रेडियस आर नॉट जो कि कांस्टेंट नंबर होता है, और इसी तरीके से यहाँ पे ए एटॉमिक मास है। ए क्या है, एटॉमिक मास है। सही है स्टूडेंट। तो आप लोगों को ये दिख रहा है स्टूडेंट कि ये तो कांस्टेंट है, तो मतलब हमें ये बात ये भी समझ में आ गया कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक मास की पावर 1/, लिख सकते हैं इसको, यू भी लिख सकते हैं इसको। तो हमें ये बात भी क्लियर हो गई कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एटॉमिक मास की पावर 1/3 के। एटॉमिक मास की पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं एक दफा दोबारा से स्टूडेंट बताऊंगा इसे, एक दफा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा शुरू से देखें। देखो भाई हम साइज ऑफ न्यूक्लियस या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। रैदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, रैदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस के पास लेकर आया, ऐसे यहाँ से जहाँ से ये न्यूक्लियस जाए पॉजिटिव पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, वो यहाँ से टर्न कर जाता था, जहाँ से वो टर्न कर जाता था उस पॉइंट पे निशान लगाते थे, वो कहते थे ये जो हमारे पास दिख रहा है ये साइज जो है वो न्यूक्लियस का साइज होगा, ये इतना न्यूक्लियस होगा। सही है स्टूडेंट। तो उन्होंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया, R बराबर है R नॉट A की पावर 1/3, A इज एटॉमिक मास, R नॉट इज कांस्टेंट 1.2 10 टू द पावर -15 मीटर। सही है, और इसी तरीके से ये इसकी वैल्यू मैंने बताया सिंगल प्रोटॉन के लिए, 1 प्रोटॉन पे होगा। जब 1 प्रोटॉन होंगे उसके लिहाज से जो रेडियस न्यूक्लियस का साइज होता है वो सबसे छोटा साइज इतना होता है, लेकिन हर एटम में साइज बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बढ़ते रहते हैं, तो एटॉमिक मास यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटॉमिक मास होता है, वो पुट करेंगे और रेडियस की वैल्यू हम डिफरेंट जो भी हमें निकालना होगा वो निकाल सकते हैं साइज। सही है, इसी तरीके से मैंने कहा क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, अगर ये कांस्टेंट हटाए तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल हो गए, और कुछ चीजें और भी समझ। अगर आप 1 का क्यूब लें, मतलब इस टॉपिक की कैलकुलेशन के लिए चंद बातें आपको याद होनी चाहिए। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब कितना
अब भाई 2 का क्यूब कितना होगा 8, क्योंकि भाई देखें 2 का क्यूब का मतलब है 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 4 और 4 2 जा 8, 3 का क्यूब लेकर देखें 27 आ रहा होगा, आप 4 का क्यूब लेकर देखें 64 आ रहा होगा, और आप 5 का क्यूब लेकर देखें तो 125 आएगा। मतलब 5 का क्यूब का मतलब से क्या मुराद है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। बस ये वैल्यूज अगर याद है तो अगर कोई कहता है सर क्यूब निकालना है, पावर 1/3 निकालना है, वो सब निकल जाएगा, टेंशन नहीं ले। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, सही है। क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद और भी बातें क्लियर होंगी। सही क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, मैं फिर रिपीट करूंगा, क्वेश्चन देखो इंशाल्लाह और बातें क्लियर होंगी। क्वेश्चन दिखाइएगा सर। 19 चैप्टर बेटा भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ चैप्टर 19 पे, स्क्रीन शेयर करना। 19 पार्ट 2 19 आगे करें। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कोशिश करें बनाने की, कोशिश करें इंशाल्लाह बन जाएगा। देखें इस क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं द रेशो ऑफ रेडियाई, मतलब रेडियस का रेशो बताना है, सही है। EL इसका एटॉमिक मास 27 है, TE उसका एटॉमिक मास 125 है, तो हमें पता है रेडियस और एटॉमिक मास की पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप लिख लें रेडियस ऑफ AL डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ TE, ऊपर AL का मास आएगा, नीचे TE का मास आएगा स्टूडेंट, और उसकी पावर 1/3 लेके सॉल्व करें। मैंने ये क्यूब यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, पावर कैंसिल होंगे क्यूब बनाकर। जल्दी बताएं कौन बताएगा। ऊपर मास ऑफ एल्युमिनियम रखें, जो पहले लिखा होता है रेशियो लेते हैं उसको ऊपर लेते हैं। जी वेरी गुड। 2340 बेटा आपने सबसे पहले और सही बताया है। 2559 आपने भी बेटा सही बताया है। काफी बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं। अच्छा इस सवाल में बेसिकली स्टूडेंट क्या है कि है तो बहुत आसान, थोड़ा सा स्टूडेंट उन्होंने कंफ्यूज भी किया है ऑप्शन के अंदर। ऐसा होता है बाज़ औक़ात। देखिए बच्चों आपने से काफी बच्चों ने इसको सही बता दिया। मैं आपके सामने ही बताता हूँ। आपके पास कह रहे हैं AL 17 और 13 एंड TE 125 और 52 था शायद। इन दोनों के दरम्यान रेशियो ऑफ रेडियस निकाला, तो हमें पता भाई इन दोनों का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो रेडियस ऑफ एल्युमिनियम और रेडियस ऑफ TE ऊपर मास ऑफ AL हो जाएगा और TE इनकी पावर 1/3 है। ये देखें इसके मुताबिक मैंने फॉर्मूला बना दिया। ऊपर क्या रखूंगा 27, नीचे क्या रखूंगा 125, इसकी पावर 1/3। बेटा देखो 27 का मतलब क्या लिखूं मैं यहाँ पे, देखो 27 का मतलब मैं क्या लिखूं, 27 का मतलब मैं 3 की पावर 3 लिख लूं, और 125 का मतलब मैं क्या लिखूंगा 125 का मतलब मैं लिखूंगा 5 की पावर और इसका होल पावर 1/3। तो बेटा मैं ये बताना चाहूंगा कि ये एक दफा इसके साथ भी है, ये एक दफा इसके साथ भी, ये सब कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर आप फर्दर एक्सप्लेनेशन में जाएं तो 3 की पावर 1/3 होगा, नीचे 5 की पावर 3 और 1/3 होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो रहे होंगे ना। क्या बचा 5/3। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ए को देखो 6/10 है, उन्होंने ये कंफ्यूज किया है। इसको डिवाइड करके देख लो तो 3/5 है, हालांकि उनको डायरेक्ट आंसर यू भी देना चाहिए, बाद का ऐसा छोटा बड़ा कंफ्यूज भी कर रहे होते हैं। सही है, आप इस ऑप्शन ए को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो वो ये चीज है।
से सही है, मल्टीप्लाई या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब ये थोड़ा सा ऑप्शन में इन्होंने कंफ्यूज किया इस सवाल को बनाने में। बहरहाल मेरे ख्याल से बातें आप समझ गए होंगे। सही है, नोट कीजिएगा एक दफा फिर से, यहाँ से बता रहा हूँ, साइज ऑफ न्यूक्लियस निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। रेडियस आर नॉट, ये साइज ऑफ न्यूक्लियस है या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। आर नॉट कांस्टेंट है, 1 प्रोटॉन के लिहाज से रेडियस इतना होगा, हाइड्रोजन का साइज है रेडियस, मतलब ये हाइड्रोजन का साइज है रेडियस, ये हाइड्रोजन की न्यूक्लियस ये है। भाई एक ही मास होता है ना, ए यहाँ पे ए की वैल्यू 1 रखो, 1 की पावर कुछ भी लो, आर नॉट आ जाएगा, मतलब हाइड्रोजन के लिए ये होगा। हमें डिफरेंट के लिए डिफरेंट एटॉमिक मास होगा, डिफरेंट ए इज एटॉमिक मास है। तो हमने ये कहा कि क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट इन दोनों की रेडियस का रेशियो हमें निकालना था। आपने रिलेशन बना लिया सामने सामने, पावर क्योंकि 1/3 है तो लिख लिया। इसका मास 27 है और इसका मास 125 है। 27 3 की पावर 3 होता है, लिख लिया। 125 5 की पावर 3 होता है, और पावर को आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर लें या इसके ऊपर ले लें, ये एक दफा इस पे भी आएगा, एक नीचे भी आएगा। 3/5 मतलब ऑप्शन ए राइट है। जी हो गया बेटा, जी हो गया बेटा, एक सवाल और कराऊंगा। थोड़ा सा भी नीट हो गया ना तो मतलब पेपर कह रहा है ये नया लैपटॉप है, इसमें थोड़ा मतलब से ना बंद हो जाएगा कुछ वजह से, सेफ साइड के लिए ना आपको वाला पे 2-3 दिन क्लासेस लिए ना तो उस पर हाथ साफ हो गया। एजाज में क्या कर रहे हैं? अगर स्टूडेंट आप में से किसी के जहन में ये बात है कि सर इसके अलावा भी नंबर आएगा, एमसीक्यूज बनाते हैं, सही है, वो ऐसी वैल्यू को लेते हैं। बेसिकली टीई जो है ना यहाँ पे, अगर आपके पास प्राइड टेबल है तो उसका मास देखेगा इतना नहीं होता। टीई के आइसोटॉप्स को गिवन दिया है, अगर आप टीई का मास आपके पास केमिस्ट्री की बुक है ना तो देखो ये मास नहीं होता, 125 नहीं होता, मेरे ख्याल से 126 या 127 होता है। ये उसके आइसोटॉप्स दिए हुए हैं, इसलिए दिया है ताकि क्यूब बने, क्यूब बनेगा तो सॉल्व होगा। तो याद रखिएगा हमें हमेशा ऐसे नंबर देंगे जिसमें क्यूब बनेगा, आप इससे क्यों टेंशन लेते हैं। कहीं आप में से किसी ने मैसेज किया है कि ये मेरे ख्याल से ऐसे कुछ वर्ड था, सही है, तो थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, सही है, बात नहीं है। देखें आगे, आगे क्वेश्चन स्टूडेंट एक और हम प्रैक्टिस आगे क्वेश्चन स्टूडेंट एक और हम प्रैक्टिस करते हैं। मेरी तो क्लास चल रही है, मैं ताज चीजों को भेज देता हूँ, ठीक है। जी बेटा मैं ये इसको पीडीएफ करवा देता हूँ, जी बेटा मैं ये इसको पीडीएफ करवा देता हूँ सर, ये ताज का वर्ष है, ताज तो दागा करा वर्ष है, मेमन करा एजाज करा। बेटा ये मैं क्वेश्चन 5 बता रहा हूँ, सॉरी 5 नहीं मैं भी बता रहा हूँ, आगे करें। ये 7 चौक दीदा आजा ना ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। हो गया स्क्रीनशॉट। बेटा ये 7 देखें, अच्छा पहले सवाल को समझें। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विथ मास नंबर, जो मास नंबर है, सज्जन तभी जो है ना the radius of the mass देखिए सवाल में देखिए इस सवाल में R1 हमें एटॉमिक मास 16 बता रहे हैं, मास नंबर A1 हमारा 16 है तो R1 3 है। FM F स्टूडेंट फेमटो होता है, फेमटो मतलब 10 टू द पावर माइनस 15 है, तो अक्सर न्यूक्लियस के साइज की यूनिट फेमटोमीटर भी होता है, 10 टू द पावर माइनस 15 F से मुराद है। फिर हमें रेडियस निकालना है जब A2 की वैल्यू, मतलब हमें R2 निकालना है जब A2 की वैल्यू 128 हो जाए। फिर से सुनिएगा A1 की वैल्यू 16 है, R1 की वैल्यू 3 है, R2 निकालना है, A2 की वैल्यू 128 है।
फिर से सुने स्टूडेंट, सवाल में कह रहे फिर हैं, से सुने स्टूडेंट, सवाल में कह रहे हैं द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विथ मास नंबर 16 इज 3 FM. The radius of another nucleus with mass number 128 is. हटा दें, देखेगा बेसिकली स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 बताया गया। क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे माइक्रो -15 जैसे माइक्रो होता है ना, जैसे मेगा होता है, इसी तरीके से फेमटो भी होता है 10 टू दी पावर -15। तो A2 की वैल्यू हमें बता रहे हैं 128, तो कह रहे हैं R2 की वैल्यू कितनी होगी, ये सवाल आपका है। अगर आपने सवाल पढ़ा हो तो हमें पता है ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लिख सकते हैं R2 अपॉन R1 जो है वो A2 अपॉन A1 की पावर 1/3 होता है, ये होता है। देखिएगा, अब आप यहाँ पे R2 निकालना चाह रहे हैं, R1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, A2 की वैल्यू कितनी है, 128 है, A1 की वैल्यू कितनी है, 16 है। इसको कैंसिल करते हैं, तो ये अगर मैं कैंसिल करूं 2 के टेबल में तो ये 8 हो जाएगा, 2 के टेबल में 12 और 2 के टेबल में 12 6 होगा, ये 4 हो जाएगा। 8 से अगर मैं 64 को डिवाइड करूं 8 आएगा, तो मतलब स्टूडेंट ये क्यों हो गया, R2 अपॉन 3 8 की पावर और 8 की पावर 1/3। तो हमें पता है भाई 8 है भाई, क्यूब बना के कितना है भाई, 2 बना के देख लें, 2 की पावर 3 होगा, सही है। लेकिन ये दोनों कैंसिल हो गया, तो R2 अपॉन 3 किसके बराबर हो गए, 2 के, तो R2 किसके बराबर हो गए, 6 FM के बराबर। 6 FM यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आप में से किसी का सवाल है कि सर आपने R2 के ऊपर क्यों लिखा, आप R1 को ऊपर लिख के बना ले, आंसर ये आएगा, वर्किंग ज्यादा करनी होगी। ये देखो, मैं R1 को ऊपर लिख कर बना देता हूँ, मैं ये मिटा सकता हूँ। आप में से किसी का सवाल है कि सर R2 के ऊपर क्यों लिखा, आंसर यही आएगा। आप R1 को ऊपर लिख लें, आंसर यही आएगा, आप टेंशन नहीं, आंसर यही आएगा, आंसर 100% यही आएगा। मैं यहाँ मिटा सकता हूँ बेटा, ये मैं R1 को ऊपर रखकर सॉल्व कर देता हूं, मैं उधर की चीजें मिटाऊंगा। ओके, जिसको डिटरमाइन करना होता है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, तो कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ज्यादा वर्किंग नहीं करनी होती, इससे ज्यादा वर्किंग करना होगा अगर आप R1 को ऊपर रख लें। R1 अपॉन A1 अपॉन इसकी पावर 1/3। मैंने इस फॉर्मूले को नहीं बना दिया। R1 की वैल्यू 3 है, R2 निकालना है। A1 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कितना है, 16 है, ये 128 है। ये आपके पास 8 और ये 64, फिर ये 1 और फिर ये 8, 3 अपॉन R2 1/8 और इसकी पावर 1/3। 3 R2 सही है, ऊपर 1 की पावर कुछ भी ले लो 1 ही होगा, नीचे स्टूडेंट 2 की पावर 3 लिख लें। 8 को 1 की पावर आप कुछ भी ले लें 1 ही रहेगा। 3 अपॉन 1 की पावर कुछ भी ले लें 1 ही होगा, लेकिन नीचे 2 की पावर आपने 3 और 1/3, मतलब 1 के ऊपर 1/3 पावर लें फिर भी 1 होगा, 1 की पावर कुछ भी ले लें, ये दोनों कैंसिल होगा। 1/2 आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 फिर भी 6 FM आना। जी हो गया। अब FM स्टूडेंट फेमटोमीटर है, 10 F में 10 टू दी पावर 15। आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 1 में 6/10 कैसे, हमारा आंसर क्या आया था, क्वेश्चन नंबर 1 में हम
क्वेश्चन नंबर 1 में हम पहला जो भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था मेगा 5 था, इसमें हमारा आंसर क्या आया था? 3/5 आया था। सही है। आपके पास ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा ना ये सवाल आपको कंफ्यूज किया थोड़ा सा, मैथमेटिकल डायरेक्ट यू आंसर दे देते, नहीं दिया इन्होंने। 6/10 लिखा हुआ है, इसको कट करें 2 के टेबल में 3 और इसको कट करें तो मतलब 6/10 जो है वो 3/5 के बराबर है। सही है बेटा, मैं ये पीडीएफ यहाँ से पे बोल रहा हूँ सर, लिंक बना के भेजते हैं इनको पीडीएफ। सही है, एक हाथ से बातें क्लियर हो गई होंगी। अगली क्लास में सही है, स्टूडेंट मैं फेसबुक पे भी करवा देता हूँ। देखिए मैं स्टूडेंट आपको कुछ कहना चाह रहा हूँ, अगली क्लास में हम चैप्टर 20 के कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको स्टूडेंट यहाँ पे नोट करवाऊंगा, स्लाइडों की मदद से दिखाऊंगा। क्योंकि चैप्टर 20 में ज्यादातर टॉपिक जो है वो याद करने वाला है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सही है, रेडिएशन एक्सपोजर, फिर इसके अलावा स्टूडेंट स्टरलाइजेशन और फूड प्रिजर्वेशन। ये सारी चीजें स्टूडेंट हमें क्या करनी है? ये सारी चीजें स्टूडेंट हमें क्या करनी है? याद करनी है। लेकिन मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये स्टूडेंट आपको यहाँ से दिखाते हुए स्लाइडें और उसके मदद से स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर दूंगा। और फिर उसके बाद मैं आपको इन 3 चैप्टर के 18, 19 एंड 20 का स्टूडेंट सही है, आपको बुक मार्किंग दूंगा। और जब आपको बुक मार्किंग मिल जाएगा फिर मैं आपको 20 अगस्त के बाद इन तीनों चैप्टर का एक साथ टेस्ट होगा। सही, इन 3 चैप्टर का टेस्ट होगा, लेकिन उससे पहले आपको बुक मार्किंग दूंगा 20 अगस्त के बाद। सही है, 20 तारीख के बाद तकरीबन 15 दिन का टाइम होगा, पढ़ना शुरू कर दें इंशाल्लाह। अगली क्लास में मैं 20 के पॉइंट, सही है, कुछ 20 के पॉइंट अभी भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ आगे हम फर्दर पढ़ेंगे। उसमें 2-3 टॉपिक ऐसे हैं